नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। लेटेस्ट न्यूज ये आया है कि हमने रशिया को बीट कर दिया है। बेसिकली अभी तक भारत पूरे विश्व में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में 5वें नंबर पर बना हुआ था, लेकिन यहां पर छोटे से मार्जिन से रशिया को बीट करने के बाद अब हम हो गए हैं 4th लार्जेस्ट इन फॉरेक्स रिजर्व। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व सरपास रशिया टू बिकम वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, हर एक चीज जानने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक जगह उपलब्ध हो जाएगी, जो भी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। चलिए यहां पर आप देखते हैं एग्जैक्टली फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है। ओवरऑल चीजों को समझने से पहले फॉरेक्स रिजर्व जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो यहां पर हम आईएमएफ की डेफिनेशन अगर देखें तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि इट इज एक्सटर्नल एसेट दैट अ कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी। हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंसिंग नीड्स को मीट करने के लिए। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंसिंग नीड्स का मतलब ये हुआ कि सपोज कल के डेट में अगर हमें ऑयल मंगाना है बाहर से, तो क्या हम रुपये में देकर मंगा सकते हैं? नहीं, यहां पर हमें डॉलर पे करना होता है। यहां पर कोई भी चीज बाहर से मंगाना है तो ज्यादातर हमें डॉलर पे करके मंगाना होता है। तो ये डॉलर हमारे पास सफिशिएंट रहना चाहिए ना, राइट। फॉर सपोज एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आप यूएस से एक लैपटॉप मंगाना चाहते हो जिसकी वैल्यू रुपी टर्म में 1 लाख रुपए है, लेकिन जब हम पे करते हैं तो हमें दिखता है कि वो रुपी टर्म में है, लेकिन जब बाहर जाता है, हमारे देश के बाहर वो अमाउंट जाता है तो वो डॉलर के फॉर्म में जाता है। तो वो डॉलर कहां से आता है? तो बेसिकली वो डॉलर हमारे देश के अंदर होना चाहिए, तभी हम वो पे कर पाएंगे। तो सपोज मार्केट के अंदर वो डॉलर खत्म हो गया, तो आरबीआई के पास एटलीस्ट वो रिजर्व होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में यहां पर उस डॉलर का हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फाइनेंसिंग नीड्स है, इसको मीट करने के लिए जो एक्सटर्नल एसेट होते हैं, देखिएगा एक्सटर्नल एसेट क्या है। जो रुपी है वो तो हमारा इंटरनल एसेट है, वो हमने खुद ही उसको छापा है, प्रिंट किया है। जो एक्सटर्नल एसेट है, जैसे डॉलर हो गया, जैसे यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ये सब एक्सटर्नल एसेट होते हैं। तो यहां पर ज्यादातर जो देश हैं जो अपना फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, वो कौन से फॉर्म में रखते हैं? वो रखते हैं डॉलर के फॉर्म में। यहां पर आप देख सकते हो कि पूरे विश्व भर में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें 60% से ज्यादा जो रिजर्व की संख्या है वो डॉलर होती है। दूसरे नंबर पर 20% है यूरो, क्योंकि यूरो काफी बड़े एरिया को कवर करता है। अगर आप यूरोप से कोई सामान मंगाना चाहते हो तो यूरो में भी पे करके हम कर सकते हैं। तो एक बड़ा एरिया होता है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो यूरो में भी कुछ करेंसी हम अपने पास रखते हैं। तो मतलब आरबीआई रखती है अपने पास, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो डॉलर के फॉर्म में अपने पास ज्यादा रखा जाता है, चाहे वो कोई भी देश हो। और इसीलिए कहते हैं कि जितना अच्छा हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कुछ भी कह सकते हैं आप, फॉरेन करेंसी, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, तो ये हमारे देश के वेलबींग के लिए, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए अच्छा होता है। इसलिए इसका मजबूत होना जरूरी है। आप याद करिए वो समय 1991, सिर्फ 15 दिन का रिजर्व हमारे पास बचा था, तो बहुत कम था, राइट। तो जरूरी हो जाता है किसी भी देश के वेलबींग के लिए ये रिजर्व रखना। विदाउट एडिक्वेट रिजर्व, अगर हम कोई भी इंपोर्ट कराना है, चाहे ऑयल हो, गोल्ड हो, कुछ भी हमें कराना हो, तो डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहां पर क्या हुआ है, तो भारत के पास जो रिजर्व है, अगर हम उसको पूरे विश्व के साथ कंपेयर करें तो ये काफी समय से 5वें नंबर पर बना हुआ था, लेकिन अब 4th लार्जेस्ट हो गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि लेटेस्ट आंकड़ा 5 मार्च का है, यहां पर दिखाया गया है। रशिया के पास यहां पर 580.1 बिलियन डॉलर रिजर्व है, ठीक है, 580.1 बिलियन डॉलर रिजर्व है। भारत के पास जो लेटेस्ट आंकड़ा है 580.29, मतलब कि 580.3 कह सकते हो आप। तो जस्ट 100-200 मिलियन का ही अंतर है, बाकी लगभग सेम है आप कह सकते हैं। लेकिन रशिया काफी समय से ऊपर था, 4थे नंबर पर था, लेकिन लेटेस्ट आंकड़े में रशिया का यहां पर नीचे हो गया और भारत 4th नंबर पर आ गया है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इस साल भारत जो आरबीआई है उसके पास कोई बहुत ज्यादा डॉलर उसने अपना इकट्ठा नहीं किया है। पिछले साल अगर आप देखोगे 2020 में आपने देखा होगा जो हमारा रिजर्व है वो बहुत तेजी से बढ़ गया था। पिछले साल आरबीआई ने करीब 80 बिलियन डॉलर के आसपास जुटाया था, मतलब अपने रिजर्व में और ज्यादा इकट्ठा कर लिया था। तो काफी तेजी से आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साल वो उतना ज्यादा नहीं हुआ था। इस साल क्या हुआ है बेसिकली, क्योंकि रशिया का नीचे आ गया है इसलिए हम 4थे नंबर पर चले गए हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा आंकड़ा है ये आपको कहां मिलता है, आरबीआई वीकली ये आंकड़ा निकालती है। तो आप देख सकते हो ये जो आंकड़ा निकाला गया है
12 या 13 तारीख को 12 तारीख को आप देख सकते हैं निकाला गया था, लेकिन उसके एक हफ्ते पहले तक का आंकड़ा देती है, मतलब 12 से 7 घटा दीजिए, 5 तारीख तक का ये आंकड़ा देती है और $580 बिलियन, ये आप देख सकते हो। ये वाला जो आंकड़ा है ये रूपी के टर्म में है, लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया येलो कलर में ये डॉलर के टर्म में है। तो $580 बिलियन ये पूरा रिजर्व है। उसके अंदर मैंने आपको बोला बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट, मतलब $580 बिलियन में से $539 बिलियन ये अकेले फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी का मतलब डॉलर, यूरो, ये सारी चीजें। और उसमें भी मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा करेंसी कौन सा रखते हैं, डॉलर ही रखते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये पहला समझ में आ गया। दूसरा गोल्ड भी तो रखती है आरबीआई। तो एक पहले क्या था कि ऊपर नीचे होता था ज्यादा, लेकिन अब क्या है एकदम ऑलमोस्ट लगभग सेम रहता है। तो गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जैसा होता है उसके हिसाब से यहां पर वैल्यू भी चेंज होती है। तो गोल्ड की वैल्यू जो आरबीआई के पास है वो करीब $34 बिलियन के पास है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये मैंने कई सारे अपने वीडियोस में बताया है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये बेसिकली क्या होता है कि आईएमएफ के अंदर हर एक देश का कुछ कोटा होता है। जैसे कि भारत का पहले आई थिंक 2.2 या 2.3 के आसपास था, जो लेटेस्ट बढ़ाया गया था हमारा कोटा। मतलब कोटा क्या होता है, उसमें हम वोटिंग भी कर सकते हैं, वो हमारा परसेंट कोटा होगा। ठीक है, जैसे यूएस हो गया, उसका 16-17% के आसपास कोटा है। भारत का कोटा इस समय करीब 2.7% के आसपास है। पॉइंट का कुछ डिफरेंस हो सकता है, आप देख लेना, लेकिन 2.7% के आसपास ये भारत का कोटा है। उसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा रिजर्व रखा रहता है वहां पर, मतलब हमने वहां पर पैसा जमा किया है, इमरजेंसी टाइम में हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो आरटीपी इसको कहा जाता है। ये क्या होता है, उसका छोटा अमाउंट होता है। यहां पर आरटीपी का मतलब होता है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, यहां पर हम वो पैसा ले सकते हैं वहां से, ताकि हम अपने फाइनेंशियल नीड को मीट कर सकें। सपोज आरबीआई के पास डॉलर खत्म हो गया, वो पे नहीं कर पा रही है, तो इमरजेंसी में हमें कोई रुपए चाहिए, उस केस में ये छोटा सा अमाउंट कर सकते हैं। तो ये भी आंकड़ा देख सकते हो, ये काफी कम होते हैं। मेन तो आपका फॉरेन करेंसी एसेट ही होता है, फिर दूसरे नंबर पर गोल्ड होता है, मैंने बता दिया। लेकिन अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए बेनिफिट यह है दोस्तों कि यहां पर हमारे पास 18 महीने का जो इंपोर्ट है वो रिजर्व रखा हुआ है। मतलब कि सपोज मैं कहता हूं कि कल के डेट में हमारे देश के अंदर कोई डॉलर नहीं आता है, क्योंकि डॉलर आएगा तभी तो हम उसको रिजर्व में रखते हैं। लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि अगले 18 महीने तक हमारे पास कोई डॉलर आ नहीं रहा है, फिर भी हम अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखे होंगे, यूएई ने, सऊदी अरब ने अपना $1 बिलियन मांग लिया था, लेकिन इस समय पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, वो नहीं दे पा रहा है। लेकिन भारत के पास ये जो रिजर्व रखा हुआ है तो हमें कंफर्ट देता है, अगले 18 महीने तक जो भी हम इंपोर्ट कराना चाहें बेफिक्र होकर करा सकते हैं। और ये जो डॉलर बढ़ा है इसका मेन कारण स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। आपने रिलायंस का डील देखा होगा, रिलायंस ने बहुत सारे डील किए हैं जैसे फेसबुक के साथ। वो लोग क्या करते हैं, पैसा लेकर आते हैं, डॉलर लेकर आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश के अंदर डॉलर आता है और उस डॉलर को बेसिकली जो आरबीआई है वो अपने पास रख लेती है। अब समझो यहां पर ये होने की वजह से क्या हुआ है कि रूपी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर हो गया है एशियन मार्केट के अंदर। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरह से समझने की जरूरत है आपको। अब आप समझो कि आरबीआई के पास ये जो डॉलर का रिजर्व है वो कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। मान लो $580 बिलियन आज के डेट में ये आरबीआई के पास रिजर्व हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ जो भी डॉलर हमारे देश में आ रहा था, डॉलर कैसे आ रहा था कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम एग्रीकल्चर के आइटम्स, राइस हो गया, वीट हो गया, इस तरह के टेक्सटाइल के प्रोडक्ट हो गए, ऑटोमोबाइल हो गया, ये सब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से डॉलर आ रहा है। कुछ लोग काम करने जाते हैं बाहर के देशों में, वो लोग डॉलर लेकर आते हैं, लेकिन वो जब डॉलर लेकर आते हैं तो भारत के अंदर तो वो रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो डॉलर वो क्या रहता है, जब डॉलर हमारे देश में आता है तो वो मार्केट के अंदर रहता है, डॉलर सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज काउंटर्स वगैरह आपने देखा होगा, आप वहां से एक्सचेंज कराते हो। तो यहां से क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर काफी डॉलर हो गया है, जिसकी वजह से हमारी रूपी स्ट्रेंथन हो रही है। अब समझो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, मतलब क्या है, रूपी एक तरह से स्ट्रेंथन होगा ना। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैं कहता हूं $1 इक्वल्स टू इस समय 100 रुपीज चल रहा है। ठीक है, $1 100 रुपीज चल रहा है। सपोज डॉलर खूब सारा आ गया तो किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। एप्पल की सप्लाई बढ़ गई, मैंगो की सप्लाई बढ़ गई, मतलब कि उसका प्राइस गिर जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह से जब डॉलर बहुत सारा हमारे देश में आ रहा है तो $1 इसकी वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है, मतलब कि रूपी की वैल्यू बढ़ रही है। तो रूपी अप्रिशिएट करेगा, इसका मतलब रूपी 100 रुपीज से ये कितना हो जाएगा, ये 80 रुपीज हो जाएगा, ये 50 रुपीज हो जाएगा, मतलब रूपी अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन आप समझो आरबीआई नहीं चाहती कि रूपी अप्रिशिएट करे, मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट को घाटा होगा। जितना ज्यादा रुपये जो स्ट्रांग होता जाएगा एक्सपोर्ट को घाटा होगा। हाँ, ये आप कह सकते हो इंपोर्ट वालों को तो फायदा होगा, कम हमें पे करना पड़ेगा।
तो इसके लिए मतलब हमारे गुड्स एक्सपोर्ट होते रहे, क्योंकि यहां पर रूपी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। इस समय कितना चल रहा है, 73 के आसपास चल रहा है, $1 इक्वल टू 72 73 चल रहा है। तो रूपी अगर वो अभी 65 रुपए पे आ गया तो यहां पर एक्सपोर्ट में कमी आ जाएगी, गिरावट हो जाएगी। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं इस समय, हम विश्व को ज्यादा एक्सपोर्ट करें, कॉम्पिटिटिव हो। चाइना तो क्या करता है, अपनी करेंसी डीवैल्यू कर देता है जानबूझ के लिए, और इसीलिए क्या हुआ है कि आरबीआई ने अपना रिजर्व बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। यहां मार्केट से जो डॉलर है वो अपने पास लेना स्टार्ट कर दिया है। इसी की वजह से आपने लेटेस्ट न्यूज भी सुना होगा कि यूएस की जो ट्रेजरी है उन्होंने भारत को करेंसी मैनिपुलेशन के वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया है कि भारत जो आरबीआई है हमारी, वो मैनिपुलेट करती है। यहां मार्केट के हिसाब से जो $1 इक्वल्स टू अभी 73 के बजाय 65 होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था, वो ना होकर अभी भी ये 73 पर क्यों टिका हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने मार्केट से डॉलर को अपने पास ले लिया है। मतलब कि डॉलर की एक तरह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर दी है। ठीक है, अगर शॉर्टेज नहीं होता तो हमारा रूपी स्ट्रेंथन हो जाता। आई होप कि ये कनेक्शन वगैरह आप समझ रहे होंगे कि क्यों वर्स्ट परफॉर्मेंस है यहां पर रूपी। इनफैक्ट यहां पर जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास, उन्होंने यहां पर बयान भी दिया था कि हम हमारा जो रिजर्व है उसको और बेहतर करेंगे। तो आगे आने वाले समय में आप कह सकते हो कि ये $580 बिलियन से 600, 650, 700 आगे ये भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही यूएस हमें वॉच लिस्ट, मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट वगैरह में डाल दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने रिजर्व को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पहले नंबर पर क्यों नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स तो अपना डॉलर खुद ही छापता है। तो देखो यहां पर जो डेफिनेशन है फॉरेन एक्सचेंज की वो क्या है कि फॉरेन की एसेट, तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो जो डॉलर है वो तो उसका खुद का एसेट हुआ ना। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या हम रूपी को काउंट करते हैं, वैसे ही क्या यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को काउंट करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए तो फॉरेन एसेट कौन सा हो गया, यूरो हो गया, रूपी हो गया, ये फॉरेन एसेट है। तो वो यूरो को, पाउंड को, इस तरह को फॉरेन एसेट मानता है। इसलिए अगर आप उस टर्म में देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स 21वें नंबर पर है इस समय, और उसके पास करीब $142 बिलियन के आसपास है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमजोर है, 21वें नंबर है, उसका तो खुद का ही डॉलर है, तो उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। तो ये पूरा वीडियो, तो आई होप कि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी, जो डाउट्स वगैरह होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, वो समझ में आया होगा। जाने से पहले आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।